मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हमारे चहेते दोस्तों, आपको हमारा सलाम। मनोरंजन के सफर को आगे बढ़ाने हम आ चुके हैं आपका मन बहलाने, या कहिए आपकी जीके बढ़ाने, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि आपको बीते जमाने की कुछ बातें सुनाने। आइए शुरू करते हैं आप ही का अपना शो, जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त बबीता। तो दोस्तों, आपको हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत में। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले एक औरत बीमार थी और उसका पति, जो कि एक माना हुआ पेंटर था, वहाँ से काफी दूर रहता था। एक दिन एक घुड़सवार उस पेंटर के पास एक चिट्ठी लेकर पहुँचा। जैसे ही उस पेंटर ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसने जाना कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। खबर मिलते ही उसका पति आंधी तूफान की तरह भागा और बिना खाए पिए जितना जल्दी वहाँ पहुँच सकता था पहुँचा। मगर ये क्या, उसकी बीवी न सिर्फ मर चुकी थी बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर उस दिन से उसने ठान ली कि आज जिस वजह से वो अपनी बीवी को देख भी नहीं पाया, यानी कि देर से सूचना मिलने के कारण, वो उस वजह को खत्म कर देगा। और उसने अपनी आगे की जिंदगी संदेश भेजने को आसान बनाने के लिए लगा दी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि टेलीग्राफ को हम तक पहुंचाने वाले सर सैमुअल मोर्स हैं। और दोस्तों, आज उनके द्वारा बनाई गई टेलीग्राफ यानी इसी इन्वेंशन का जन्मदिन है। सर सैमुअल ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा टेलीग्राफ में काम करने में निकाल दिया और उन्हें इस क्षेत्र से जुड़े काफी पुरस्कार मिले। दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 24 मई को 1844 में टेलीग्राफ से पहला मैसेज रिसीव किया गया था, जो था व्हाट हैथ गॉड रॉट। और तो और सिर्फ 15 सालों के अंदर अमेरिका एक किनारे से दूसरे किनारे तक टेलीग्राफ से जुड़ चुका था। मॉर्स ने अपने जीते जी अपने चहेतों से विदाई ली और उनका लास्ट मैसेज जो उन्होंने टेलीग्राफ पर भेजा वो था ग्रीटिंग एंड थैंक्स टू द टेलीग्राफ फर्टर्निटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोरी टू गॉड इन हाईएस्ट ऑन अर्थ, पीस गुडविल टू मैन। उसके 10 महीने बाद 81 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि के मैसेज आए, सभी टेलीग्राफ से ही आए थे। सफलता इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, और शुरू से मॉर्स को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब रशिया और अमेरिका की नजर इसकी उपयोगिता पर पड़ी तो लाखों डॉलर्स की मदद सब जगह से आने लगी। सैमुअल मॉर्स अपने दिए गए मॉर्स कोड, जिससे कि टेलीग्राफी संभव हो सकी, की वजह से काफी मशहूर हो चुके थे। दोस्तों, 1880 के आसपास टेलीफोन के क्षेत्र में विकास हुआ और टेलीग्राफी सीमित हो गई। और फिर क्या हुआ, टेलीफोन ने टेलीग्राफ की जगह ले ली। दोस्तों, आज हमारे पास दूर संचार के इतने साधन हैं कि हमें कोई मुश्किल नहीं होती अपने शुभ चिंतकों तक पहुंचने में। पर इसकी बुनियाद जो मुख्यतः सैमुअल मॉर्स ने और उस युग के वैज्ञानिकों ने रखी थी, उन्हें एक बार धन्यवाद कहते हुए हम अपने शो को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ बबीता। और दोस्तों, अब जिस शख्स के हम बात करने वाले हैं ना, उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जाग उठेगी। दोस्तों, हम अब बात करते हैं उस क्रांतिकारी की जिसने बहुत ही कम उम्र में, या फिर कहें कि महाभारत के अभिमन्यु की तरह अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 24 मई 1896 में जन्मे सरदार करतार सिंह साराभा महज 19 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे।
दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में जन्मे करतार सिंह जी ने 9 साल की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और 1911 में करतार सिंह जी छोटी सी उम्र में ही अपने सगे संबंधियों के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका में सरदार करतार सिंह लाला हरदयाल के संपर्क में आए और उनसे काफी प्रभावित हुए। एक बार लाला हरदयाल ने अपने भाषण में जब बोला कि मुझे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो भारत को आजाद करने के लिए जान दे सकें, तब साराभा ने उठकर खुद को प्रस्तुत किया और चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोस्तों, इसी सभा में एक समाचार पत्र का उद्घाटन भी किया गया था जिसका नाम था गदर और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता का प्रचार। करतार सिंह जी ने इसके पंजाबी संस्करण के संपादन का जिम्मा स्वीकार किया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो योजना बनाई गई कि अंग्रेज युद्ध में व्यस्त हैं और कमजोर हो रहे हैं और उन्हें पराजित करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। ये सोचकर गदर पार्टी ने कार्य करना शुरू कर दिया। विदेशों में रह रहे 4000 भारतीय लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर गोला बारूद खरीदा और भारत के लिए निकल पड़े। मगर इस योजना का पता अंग्रेजों को चल गया और ज्यादातर लोग रास्ते में ही पकड़े गए। करतार सिंह जी यहाँ भी बच निकले और पंजाब जाकर क्रांति की तैयारी में दूसरे क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। दोस्तों, 21 फरवरी को पूरे देश में एक साथ क्रांति लाने की योजना थी, मगर एक जासूस जो कि क्रांतिकारियों के बीच था, उसने 15 फरवरी को अंग्रेजों के सामने ये भेद खोल दिया और चारों तरफ गिरफ्तारियां होने लगी। कुछ बड़े क्रांतिकारी छुप गए तो कई कुछ समय के लिए विदेश चले गए। करतार सिंह जी ने रास बिहारी बोस के काबुल जाने के सुझाव को नामंजूर कर दिया और अपने देश में ही फांसी पर चढ़ने का मन बना लिया। दोस्तों, उन्होंने फौज के सामने खुलेआम अंग्रेज सरकार के खिलाफ भाषण दिया और गिरफ्तार हो गए। अदालत में जज के सामने करतार सिंह जी ने कहा, मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। यदि मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म भारत में होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। दोस्तों, इसके बाद करतार सिंह जी को मौत की सजा मिली, जो कि उन्होंने हंसते हंसते कबूल कर ली। शहीद सरदार करतार सिंह साराभा को श्रद्धांजलि देते हुए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। शहीद सरदार करतार सिंह साराभा को श्रद्धांजलि देते हुए हम अपने इस कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड, जिसमें हम ऐसी ही कई हस्तियों के बारे में आपसे बात करते हैं, को आगे ले जाते हैं और एक महिला के बारे में बात करते हैं जिनका नाम हम में से कई लोगों ने बचपन में जरूर कहीं न कहीं सुना होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही पहचाना आपने उनका नाम। हम बात कर रहे हैं बछेंद्री पाल की, जिनका आज यानी कि 24 मई को जन्मदिन है। ने ये कारनामा 23 मई को अपने 30वें जन्मदिन के एक दिन पहले किया और भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, बचपन से ही बछेंद्री को पर्वतारोहण में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन शायद महिला होने की वजह से उन्हें परिवार का विरोध झेलना पड़ा। और फ्रेंड्स, बछेंद्री पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी, मगर उन्हें कोई भी अच्छा रोजगार नहीं मिला और उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा पर्वतारोहण के कोर्स में दाखिला लेना समझा। यहाँ से बछेंद्री ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। दोस्तों, 1984 में जब भारत का एक पर्वतारोही जत्था एवरेस्ट पर जाने को तैयार था, तब बछेंद्री भी उसमें अन्य 6 महिलाओं के साथ शामिल थीं। इन 6 महिलाओं में से सिर्फ बछेंद्री ही इकलौती महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहराया। बछेंद्री को देश के उच्च श्रेणी के पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री के साथ साथ और भी कई ढेरों सम्मान मिले। कई रिकॉर्ड्स में भी बछेंद्री का नाम आज दर्ज है। दोस्तों, बछेंद्री ने पर्वतारोहण और राफ्टिंग में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए और अभी भी करती ही जा रही हैं।
दोस्तों, बछेंद्री उत्तराखंड के गढ़वाल में नाकुरी गांव में जन्मी। दोस्तों, इस छोटे कद की महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर ये साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ दृढ़ निश्चय, लगन और मेहनत से मिलती है, फिर चाहे वो इंसान कितनी भी छोटी जगह से ही क्यों न हो और उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। बछेंद्री ने अपने शौक को अपनी जिंदगी में तब्दील कर दिया और शायद जो मुकाम उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी तो एक ही है, मगर दिल खोल के जी जाए तो एक ही काफी है। दोस्तों, हम इतनी देर से बछेंद्री पाल जी की बातें कर रहे हैं, तो आइए आपको एक इंटरव्यू उन्हीं की आवाज में सुनवाते हैं। सब कुछ याद है। एवरेस्ट क्लाइंब किया था 27 साल पहले। Whenever the going gets tough, I withdraw the strength from whatever I've done in the past. उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव नाकुरी, यहीं से मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए। इस घर ने ही तो मुझे सपने दिखाए। मेरे पिताजी अभी नहीं है, वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन मेरे लिए। मेहनत करो, हमेशा यही कहते थे बच्चों को, सपने जरूर पूरे होते हैं और सपना जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अभी जो इंटरव्यू आपने सुना वो था बछेंद्री पाल जी का, और उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा कहा कि फॉरगेट योर लिमिट्स, यू कैन डू एवरीथिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। सब कुछ भूल जाओ, अपनी सारी लिमिट्स को भूल जाओ और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। वाओ, वेल, इन्हीं लाइनों के साथ हम बछेंद्री पाल जी को उनका जन्मदिन विश करते हैं। तो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से बछेंद्री पाल जी को हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। और जब इतनी खास पर्सनैलिटीज की बातें चल रही हैं तो मजा तो आ रहा होगा ना, नॉलेज भी बढ़ रही है आपकी। चलिए अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे बॉब डिलन की, एक ऐसे फोक सिंगर यानी कि लोक गायक जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और एक बार नहीं बल्कि कई बार संगीत की दुनिया में वापसी की। अमेरिका के मिनेसोटा नाम के शहर में जन्म लेने वाले बॉब को बचपन से ही गाने और संगीत का बहुत शौक था। खुद से ही उन्होंने गिटार और पियानो सीख लिया था और फ्रेंड्स, उन्हें जहाँ पर भी मौका मिलता था ना, वो अपनी छोटी मोटी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। 1961 में बॉब को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और 1 साल के अंदर ही बॉब का पहला एल्बम रिलीज हुआ और यहाँ से शुरू हुआ उनका म्यूजिक लेजेंड बनने का सफर। गाने और एल्बम रिलीज होते गए और बॉब को कई अवार्ड्स मिलते रहे। बॉब को अपने करियर के शुरुआती दिनों में एल्स्टन गन नाम से बुलाया जाता था और दोस्तों, वो अपने बारे में ये कहते हैं कि 1965 से 1970 के 5 सालों ने उन्हें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they
are changing. फ्रेंड्स, बॉब का 1966 में एक ऐसा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ जिसमें बॉब की जान जाते जाते बच गई। और दोस्तों, उसके काफी दिन बाद तक उस एक्सीडेंट का असर बॉब पर रहा। 1970 के बाद बॉब ने वापस अपना जादू दिखाना शुरू किया और 1974 के आते आते अपना और अपने बैंड का पहला एल्बम प्लैनेट वेव्स लॉन्च कर दिया। 1991 में उन्हें प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड मिला, तो ईयर 2000 में उन्हें पोलर म्यूजिक प्राइज दिया गया। और तो और न्यूयॉर्क के रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में भी बॉब डिलन को जगह मिली। I can't describe myself in 1 or 2 words, considering the fact I've written over 300 and 400 songs that do describe me. I got to let other people speak for me, you know. If you want to find out what I'm like, you usually have to ask other people. Usually you can find out better from somebody who don't know me. I can't tell you any more than you could tell me about yourself, you know. I think it's wrong for a person to talk about himself. Well, a person's life speaks for itself. If you've done good things, people will spread the news, and if you've done bad things, people will spread the news too. आइए कुछ छोटी मोटी बातें हम बताते हैं आपको बॉब के बारे में। दोस्तों, बॉब शुद्ध शाकाहारी है। जी हाँ, बॉब ने अपने जीवन में कभी भी मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं किया। अमेरिका में जन्मे शख्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया। और बॉब के बेटे जेसी डिलन एक नामी डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, बॉब ने एक जापानी किताब कन्फेशंस ऑफ अ याकुजा से कुछ पंक्तियां उठाकर लव एंड थेफ्ट नाम का एक गाना बनाया, जिसे सुनकर किताब का लेखक मंत्र मुग्ध हो गया और बॉब को शाबाशी दी। बॉब का एक और गाना ऑल टाइम हिट्स में शामिल होता है, जो कि है नॉकिंग ऑन हेवंस डोर। आइए सुनते हैं कि क्या खास है इस गाने में। Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. क्यों? पता चला क्या खास है इस गाने में? वेल, मैं तो झूम रही थी और मुझे मालूम है आप भी झूम रहे होंगे। हमारा शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुनेंगे ना तो ऐसे ही झूमेंगे। आइए चलिए, आज इनके जन्मदिन पर हम बॉब डिलन को हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। तो भाई अगेन बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से बॉब डिलन जी को हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, अभी हमने बॉब डिलन की बात की और अभी सडनली मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आ गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आखिर में आज हम आपको एक बहुत ही खास महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो इस धरती पर सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रह पाई, पर उन्होंने इसी छोटे से समय में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी लोगों के दिलों में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेनिस जगत की अपने वक्त की बेताज बेगम सुजैन लैंगलेन की, जो आज ही के दिन यानी कि 24 मई को 1899 में फ्रांस में पैदा हुई। दोस्तों, सुजैन एक ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने 1919 से लेकर 1926 तक विंबलडन और फ्रेंच ओपन दोनों 6-6 बार जीते और दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार।
वेल फ्रेंड्स, बचपन में ही सुजैन के पिता ने ये भांप लिया था कि सुजैन का शरीर एथलेटिक है और खेल कूद में उनकी काफी रुचि भी है। टेनिस के प्रति सुजैन की रुचि देखकर उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और खुद ही उनके कोच बन गए। दोस्तों, उस समय सुजैन के पास कोई महिला रोल मॉडल तो थी नहीं, तो सुजैन के पिता उनसे कहते थे कि वो पुरुषों को देखें और उनकी तरह शक्ति और तेजी अपनी खेल में लाएं, मगर लहजा और अनुग्रह महिला का ही हो। 1911 के बाद से इस महिला ने एक के बाद एक प्रतियोगिताएं जीतकर लोगों को बहुत चक्का कर दिया। कम उम्र की इस खिलाड़ी की चर्चा 1914 तक पूरे यूरोप में जोरों शोरों से थी। सभी लोग दंग रह गए थे, मगर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। और फ्रेंड्स, उसके बाद विश्व युद्ध के शुरू होने से 3-4 साल तक ज्यादातर प्रतियोगिताएं स्थगित हो गईं और सुजैन को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा विंबलडन और फ्रेंच ओपन में अपना असली खेल दिखाने के लिए। फिर क्या था फ्रेंड्स, 1919 में विंबलडन के फाइनल का वो मुकाबला जिसमें सुजैन ने 7 बार की विंबलडन चैंपियन लैम्ब्रेट चैम्बर्स को हराया और खुद चैंपियन बनी। 1920 में उन्होंने फिर से लैम्बर्ट को फाइनल में हरा दिया, मगर इस बार काफी आसानी से। और फ्रेंड्स, 1921 में भी सुजैन ही जीती और अब तक सारी दुनिया ये मान चुकी थी कि सुजैन को हराना किसी के बस की बात नहीं है। इतने सालों में उन्हें सिर्फ एक अमेरिकी खिलाड़ी मोला ने पराजित किया था, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो बीमार थी। 1922 और 23 में सुजैन ने इसी अमेरिकी खिलाड़ी मोला को विंबलडन के फाइनल में 2 बार बुरी तरह हराया और 1924 में बीमार पड़ने के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कहते हैं दोस्तों कि सुजैन के खेल का दर्जा ऐसा था कि उस समय का कोई भी खिलाड़ी शायद उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। उन दिनों लोग कहते थे कि जब भी वो खेलेंगी हमें पता है कि वो ही जीतेंगी और किसी के जीतने का सवाल ही नहीं उठता। 1926 में अमेरिका की हेलेन विल्स के साथ उन्होंने एक ऐसा मैच खेला जिसे मैच ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वो एक साधारण टेनिस मैच ही था, मगर वो इतना रोचक था कि उस पूरे मैच के दौरान सारे महाद्वीप के लोग शांत खड़े होकर मैच देख रहे थे। और दोस्तों, 1929 में सुजैन के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, अपने पिता की मृत्यु की वजह से सुजैन को गहरा आघात पहुंचा। उसके बाद सुजैन के दिन भी बदल गए और वो दुखी रहने लगी। 1938 में सुजैन एनीमिया का शिकार हुई और उनकी मौत के बाद लंदन टाइम्स ने उन्हें टेनिस जगत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कहा। दोस्तों, कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है और सुजैन उनमें से ही एक हैं। फिलहाल हम सुजैन को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा भाई। मेरे जाने का टाइम आ गया है और आपके सोचने का टाइम आ गया है। तो सोचो सोचो, सोचने से किसने रोका है आपको। फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। फिर से मुलाकात होगी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,